गुजरात के सूरत के सर्जन सोसाइटी में एक परिवार रहता था। इस परिवार को लोग जरीवाल फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में माँ बाप के अलावा एक 25 साल का बेटा भी था जिसका नाम था दीक्षित जरीवाल। दीक्षित ने महज 25 साल की उम्र में ही सूरत के कपड़ों के व्यापार में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। उसका नाम सूरत के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में आता था। अब 2013 में दीक्षित जरीवाल की शादी हो जाती है। उसकी शादी भी एक संपन्न परिवार से हुई। लड़की का नाम था वेल्सी। दीक्षित और वेल्सी की धूमधाम से शादी होती है और एक शाही अंदाज में शादी होती है क्योंकि ये दोनों एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। अब शादी के लगभग 1.5 साल बाद इनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। अब इनके घर में वो सब कुछ था जो एक आम आदमी का सपना होता है, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक घर में छोटा बच्चा। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हर कोई बहुत खुश था। अब दिन आता है 27 जून 2016 का। इस दिन दीक्षित और वेल्सी के जो पेरेंट्स थे, जो बाकी के घर वाले थे, ये सारे लोग मॉरिशस घूमने जाते हैं। घर में सिर्फ दीक्षित, उसकी पत्नी वेल्सी और उनकी एक साल की बेटी घर पे ही रुक जाते हैं। अब इसी दिन 27 जून 2016 को दीक्षित के एक रिलेटिव ने इन तीनों को डिनर पार्टी पे इन्वाइट किया। अब ये तीनों रिलेटिव के यहाँ पर डिनर करने जाते हैं और रात के लगभग 9:45 बजे यानी 9:45 पर ये लोग डिनर करके घर वापस आते हैं। अब जब ये लोग डिनर करके वापस आए, दीक्षित ने अपनी कार घर के नीचे पार्किंग में खड़ी की। जब ये तीनों बेडरूम में आते हैं तो दीक्षित वेल्सी से कहता है कि शायद उसने पार्किंग एरिया की लाइट ऑन छोड़ दी है, तो वो उसको ऑफ करके आता है। जिसके लिए वेल्सी कहती है कि ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं और आप नीचे पार्किंग से लाइट ऑफ करके आओ। दीक्षित को अब गए हुए 10 मिनट हो गए थे, लेकिन वो पार्किंग की लाइट ऑफ करके अभी अपने बेडरूम में नहीं आया था। वेल्सी उसका इंतजार कर रही थी। अब 15 मिनट बाद वेल्सी का सब्र का बांध टूट जाता है और वेल्सी जब स्टेयर्स से नीचे देखती है तो वो डर जाती है। उसने देखा कि 3 नकाबपोश आदमी दीक्षित के पास खड़े हैं और उनके हाथ में चाकू है जो उन्होंने दीक्षित की गर्दन पर रखा हुआ है और वो दीक्षित को डराते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ ही आ रहे हैं। वेल्सी ये देखकर डर जाती है और अगले ही मिनट में ये तीनों नकाबपोश आदमी दीक्षित को लेकर उस छुरे के साथ उसके रूम में आ जाते हैं और ये तीनों दीक्षित के साथ खूब मारपीट करते हैं। साथ ही घर में रखे सारे गहने और ज्वेलरी और सारे पैसे ये तीनों अपने बैग में रख लेते हैं। अब क्योंकि दीक्षित और वेल्सी अपने रिलेटिव के यहाँ से डिनर पार्टी से आए थे तो वेल्सी ने काफ़ी गहने पहने हुए थे, तो ये तीनों बदमाश वेल्सी के गहने मांगते हैं और अपने बैग में रख लेते हैं और वेल्सी और इसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं और घर का सारा सामान लूटकर ये तीनों भाग जाते हैं। अब लगभग 1 घंटा हो गया था, वेल्सी और उसकी बेटी बाथरूम में ही बंद थी। अब जब वेल्सी को लगा कि बाहर से कोई शोर नहीं आ रहा और सब शांत हो गए तो वेल्सी ने फिर बाथरूम के विंडो से शोर मचाना शुरू किया, आवाज़ लगानी शुरू की। उसका शोर और उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी लोग इकट्ठे होते हैं और घर के अंदर आते हैं और वेल्सी के बाथरूम का गेट खोलते हैं। वेल्सी जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो बाहर का मंजर देखकर वेल्सी दहल जाती है। उसने देखा कि उसका पति दीक्षित बेड पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और चारों तरफ रक्त फैला हुआ है। वेल्सी ये मंजर देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। घर वालों को फ़ोन किया जाता है जो मॉरिशस घूमने गए थे और साथ ही जो पड़ोसी थे वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। स्टार्टिंग में तो इस पूरे अपराध को लूटपाट के एंगल से देखा जा रहा था। पुलिस को भी यही लग रहा था और सारे लोगों को भी यही लग रहा था कि बदमाश घर में लूटपाट के मकसद से आए थे और दीक्षित ने जब उनको रोकने की कोशिश की होगी तो उन्होंने दीक्षित की हत्या कर दी और घर का सारा सामान लूट कर भाग गए। अब हर कोई इसी एंगल से सोच रहा था, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस के सामने कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने पहले पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने एक हैरान करने वाली बात बताई। किसी भी पड़ोसी को जब ये इस अपराध को अंजाम दिया जा रहा था, जब ये लूटपाट हो रही थी और जब दीक्षित की हत्या की जा रही थी, किसी भी पड़ोसी को कोई शोर नहीं सुनाई दिया, किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। पुलिस अब वेल्सी से पूछताछ करती है तो वेल्सी वही बताती है कि ये लोग पार्टी से आए थे और दीक्षित पार्किंग की लाइट ऑफ करने गया और काफ़ी टाइम जब हो गया था तो उसने देखा कि 3 नकाबपोश आदमी घर में घुसे हैं। उन्होंने दीक्षित के साथ मारपीट की, मेरे गहने छीने और घर में सारे पैसे लेकर मुझे बाथरूम में बंद करके भाग गए। अब पुलिस ने बारीकी से जांच करने के लिए घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को निकाला तो उसमें पुलिस देखती है कि रात के करीब 10 बजे दीक्षित की कार घर के अंदर घुसी है और उसके 2 मिनट बाद ही दीक्षित की कार के पीछे एक ऑटो आके रुका है। उस ऑटो में से 2 लोग नकाब पहने हुए निकले हैं और उनके हाथ में एक बैग है और उसके करीब 1.5 घंटे बाद लगभग 11:30 बजे के करीब दीक्षित की कार घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी है। अब पुलिस के सामने काफी बड़े अहम सवाल खड़े हुए थे जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही थी। पुलिस ने अब दीक्षित के ऑफिस में जाके
उसके एम्प्लॉय से पूछताछ की कि दीक्षित की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, पैसों का कोई लेन देन, क्योंकि दीक्षित एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पुलिस सबसे बारीकी से पूछताछ करती है, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस का घूम फिर के जो शक था वो सीधा वेल्सी जरीवाल के ऊपर जा रहा था। अब साथ ही पुलिस दीक्षित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के दौरान ये देखा गया कि दीक्षित की बॉडी पे जो भी ज्वेलरी थी वो सब एज इट इज थी। दीक्षित के गले में एक सोने की चेन थी, उसके हाथ में एक मोटा सोने का कड़ा था, उसका वॉलेट उसके पास ही था और उसके हाथ में महंगी घड़ी उसी के पास थी। ये सारी चीजें देखकर पुलिस को ये चोरी नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा था। पुलिस के सामने कुछ अहम सवाल खड़े थे। अगर बदमाश चोरी करने के पर्पज से आए थे तो उन्होंने दीक्षित को क्यों नहीं लूटा? दीक्षित की सारी ज्वेलरी एज इट इज उसकी बॉडी पर थी। दूसरा डाउट पुलिस को जाता है कि वेल्सी ने बताया था कि घर में 3 नकाबपोश आदमी घुसे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में पुलिस को सिर्फ 2 ही आदमी दिखे। अगला डाउट पुलिस को यह था कि वेल्सी के अकॉर्डिंग दीक्षित पार्किंग की लाइट ऑफ करने गया था, लेकिन पार्किंग की लाइट का स्विच तो फर्स्ट फ्लोर पर उनके बेडरूम में ही है, जिसके बारे में दीक्षित को अच्छे से पता होगा, तो दीक्षित ग्राउंड फ्लोर पर क्यों गया? अगला सवाल ये कि अगर वेल्सी की बात मान ली जाए कि घर में 3 लोग घुसे थे, तो घर में किसी भी तरीके की फोर्सफुल एंट्री क्यों नहीं है? घर में किसी भी तरीके की कोई तोड़फोड़ नहीं है, किसी भी तरीके का कोई दरवाजे को नहीं तोड़ा गया। अगला सवाल ये था कि अगर बदमाश चोरी करने आए थे और उन्होंने सारे गहने लूट लिए थे, सारे पैसे ले लिए थे, तो उन्होंने दीक्षित को क्यों मारा और वेल्सी को क्यों छोड़ दिया? ये बहुत सारे सवाल पुलिस के सामने खड़े थे और पुलिस इनका जवाब तलाश रही थी। अब पुलिस को डाउट जाता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वेल्सी का ही हाथ हो सकता है। पुलिस पूछताछ के लिए वेल्सी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसके सामने ये सारे सवाल रखती है जो मैंने अभी आपको बताए। शुरू में तो वेल्सी इधर उधर की बात करती है और झूठ बोलने की कोशिश करती है और पुलिस को कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देती। अब क्योंकि ये वेल्सी कोई हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं, तो एक टाइम बाद पुलिस की पूछताछ में वेल्सी टूट जाती है और रो रोकर सच बताना शुरू करती है। वेल्सी ने ये एडमिट कर लिया कि हाँ, मैंने अपने पति की हत्या की है, मैंने ही दीक्षित जरीवाल को मारा है। अब वेल्सी इसके पीछे की पूरी कहानी बताती है कि जब ये लोग 27 जून 2016 को रिलेटिव की डिनर पार्टी से घर वापस आए थे, तो घर वापस आने के बाद ये लोग कार पार्क करके अपने बेडरूम में गए। बेडरूम में जाने के बाद वेल्सी ने दीक्षित को कहा कि नीचे की लाइट ऑन है, मैं उसको ऑफ करके आती हूँ। वेल्सी नीचे जाती है और घर का जो मेन डोर था वो खोल देती है और वेल्सी ने पहले ही 2 लोगों से बात की हुई थी कि आज दीक्षित को मारना है। वेल्सी उन दोनों लोगों को जो नकाबपोश आदमी थे, घर में घुसे थे, उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दे रही थी फोन पे कि अब हम रिलेटिव के घर पे हैं, अब हम लोग यहाँ पर हैं, अब हम लोग घर पहुँच गए। तो वेल्सी जब वो मेन गेट खोल देती है तो वो दोनों नकाबपोश आदमी ऑटो से उतर के वेल्सी के घर के अंदर घुस जाते हैं और सीधा दीक्षित के रूम में चले जाते हैं। दीक्षित के रूम में जाने के बाद वो दीक्षित के साथ मारपीट करते हैं और उनके हाथ में एक तेजधार हथियार भी था। रूम में आने के बाद वो दीक्षित की हत्या कर देते हैं। उन्होंने दीक्षित के ऊपर करीब 15 से 20 वार किए और जब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि दीक्षित अब मर चुका है, तो फिर अब वो आगे की प्लानिंग करते हैं। वेल्सी ने अपने सारे गहने और घर के सारे पैसे, सारा कीमती सामान उन दोनों आदमी को दे दिया था और उनको दीक्षित की कार की चाबी भी दे दी थी कि तुम ये चाबी लेकर जाओ, जिससे कि सबको ये लूटपाट का मामला लगे। लेकिन जल्दबाजी में वेल्सी दीक्षित की घड़ी, उसकी ज्वेलरी देना भूल जाती है और वो दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वेल्सी ने उन दोनों लोगों को दीक्षित की हत्या करने के लिए क्यों बुलाया? तो इसकी कहानी पता चलती है कि जो 2 लोग आए थे उसमें से एक बंदे का नाम था सुकेतु और दूसरा धीरेंद्र, जो सुकेतु का ड्राइवर था। दरअसल वेल्सी और सुकेतु 2013 में जब वेल्सी की शादी हुई थी, उससे पहले ही वेल्सी और सुकेतु का अफेयर चल रहा था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके परिवार ने मना कर दिया था क्योंकि ये दोनों कजन थे, यानी रिश्ते में भाई बहन लगते थे। तो वेल्सी की शादी इसके घर वालों ने दीक्षित से करा दी, लेकिन दोनों का प्यार अभी भी बरकरार था और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। फिर जाके वेल्सी और सुकेतु ने प्लान बनाया कि दीक्षित को रास्ते से हटाना होगा। वेल्सी चाहती तो दीक्षित से डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो डिवोर्स ले लेगी तो उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें खुलने के बाद पुलिस ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है, कोर्ट में सारी चीजें पेश करती है और इन तीनों को जेल हो जाती है, सुकेतु, वेल्सी और सुकेतु का ड्राइवर धीरेंद्र को। लेकिन दोस्तों 2019 में कोर्ट का एक हैरान करने वाला फैसला आता है। 2019 में कोर्ट ने इन तीनों अपराधियों को बेल दे दी, क्योंकि कोर्ट में पुलिस ने कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत पेश नहीं किए थे जिससे ये साबित हो पाए कि वो जो 2 लोग आए थे वो सुकेतु और उसका ड्राइवर धीरेंद्र ही थे।
क्योंकि जो तेजधार हथियार वो साथ लेकर आए थे वो भी बरामद नहीं हो पाया और पड़ोसियों ने भी इन दोनों को घर में घुसते नहीं देखा था। तो इन दोनों की पहचान नहीं हो पाई, जिसके कारण इन तीनों को बेल मिल जाती है। लेकिन ट्रायल अभी भी चल रहा है, इसका फाइनल फैसला आना भी बाकी है। दोस्तों, ये हैं हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के कुछ लूप होल्स कि जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया उन्होंने कबूल भी कर लिया, लेकिन उनको सजा नहीं हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों अपराधियों को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।